ईरान और वेस्टर्न पावर्स मतलब अमेरिका और इजराइल, इनके बीच का जो तनाव है ना, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। युद्ध की बातें हो रही हैं और ये पहले से कहीं ज्यादा सीरियस लग रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी, इसका हम सब पर मतलब पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी से। अचानक ईरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। और ये कोई मामूली धमाके नहीं थे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस के बहुत बहुत करीब हुए थे। बस इसी घटना ने टेंशन को एकदम से पीक पे पहुंचा दिया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अमेरिका और इजराइल ने यह हमला किया ही क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हमले की। ये संघर्ष आखिर शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि एक अचानक सोची समझी मिलिट्री कार्रवाई हुई जिसे नाम दिया गया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। देखिए, पहला हमला किया तो इजराइल ने, लेकिन उसे अमेरिका से पूरा सपोर्ट मिला। मतलब लॉजिस्टिक्स से लेकर हर तरह का साजो सामान सब अमेरिका ने दिया। और इस हमले को ऑफिशियली कहा गया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब खतरा बढ़ने से पहले ही उसे खत्म कर दो। लेकिन देखिए, यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या है। इस पूरे झगड़े की जड़ असल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से मतलब कई सालों से विवादों में घिरा हुआ है। अच्छा, तो इस टेंशन को कम करने के लिए 2015 में एक बहुत बड़ी डील हुई थी। इसका नाम था JCPOA। डील सीधी सादी थी। ईरान ने वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल में रखेगा, उसे लिमिट करेगा और इसके बदले में वेस्टर्न देश उस पर लगे हुए सारे भारी भरकम आर्थिक बैन हटा लेंगे। एक तरह से गिव एंड टेक। इस डील की एक सबसे जरूरी शर्त थी ये नंबर 3.67%। ईरान को बस इसी लेवल तक यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत थी। अब यह समझना जरूरी है कि इस लेवल पर आप सिर्फ बिजली बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं। तो ये एक सेफ्टी लिमिट थी। और एक और लिमिट थी, ईरान अपने पास सिर्फ 300 किलो लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक रख सकता था, उससे ज्यादा नहीं। इन दोनों शर्तों का मकसद बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि ईरान किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन बनाने के रास्ते पर आगे न बढ़ पाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शांति की ये कोशिश ज्यादा लंबी नहीं चली। बहुत जल्द ये जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील थी वो टूटने लगी। और इसके टूटने के साथ ही पूरा रीजन एक नए और शायद ज्यादा बड़े संकट में घिर गया। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, 2015 में डील साइन हुई, सब ठीक चल रहा था। फिर आया 2018। अमेरिका ने अचानक एक तरफा फैसला लेते हुए इस डील से हाथ खींच लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े आर्थिक बैन वापस लगा दिए। सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। अब जाहिर है, अमेरिका के इस कदम के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठता, तो उसने भी जवाब दिया। कैसे? डील की जो लिमिट्स थीं उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से फुल स्पीड पर ले आया। अब ये देखिए, ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। डील में लिमिट क्या थी? सिर्फ 3.67%। और ईरान आज कहां है? 60% पर। मतलब वो 90% के वेपन ग्रेड लेवल के बहुत बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और बस यही वेस्टर्न देशों की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी मिलिट्री कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इजराइल का असल मकसद क्या है? मतलब वो चाहते क्या हैं? इस युद्ध से उन्हें हासिल क्या होगा? उनके दो मेन टारगेट हैं। पहला, ईरान में सरकार बदलना, जिसे रेजीम चेंज भी कहते हैं। और दूसरा, ईरान पर इतना दबाव डालना कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है, उसका एनालिसिस एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। उनका तर्क ये है कि अपनी रक्षा करने की ताकत, जिसे डिटरेंस कहते हैं, वो सिर्फ कुछ देशों का ही हक क्यों हो? और अमेरिका या इजराइल जैसी किसी भी बाहरी ताकत को ये नैतिक अधिकार किसने दिया कि वो किसी भी आज़ाद देश पर हमला कर दे? अच्छा, अब ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और वेस्ट की है। नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, ये एक तरह का इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है। समझिए कैसे।
लड़ाई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खतरा होगा, जो कि दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा हाईवे है समझिए। अगर वो रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, और जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाता है। और भारत जैसे देशों के लिए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर है। ये चार्ट देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 40% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से मंगाता है। सोचिए, अगर इस रास्ते पर कोई भी गड़बड़ हुई तो भारत की इकोनॉमी पर इसका कितना सीधा और कितना गहरा असर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि इस जंग के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या किया जाएगा, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? क्या इतिहास हमें बताता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी काम करती भी है या नहीं? मोटे तौर पर देखें तो दो ही ऑप्शन हैं। पहला, जमीन पर सेना भेजना, लेकिन इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का बहुत बड़ा खतरा है और ये पॉलिटिकली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है एरियल बॉम्बार्डमेंट, मतलब हवाई हमले। इसमें डायरेक्ट कैजुअलिटीज का खतरा कम होता है और सोर्स के हिसाब से अमेरिका और इजराइल के इसी दूसरे रास्ते पर चलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन रुकिए, क्या ये हवाई हमले वाली स्ट्रैटेजी काम करती है? इतिहास तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। इराक को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। इन सब जगहों पर बाहरी हमलों और बमबारी का नतीजा क्या निकला? डेमोक्रेसी तो नहीं आई, बल्कि सालों तक चलने वाली अस्थिरता, सिविल वॉर और आईसिस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हो गए। और यहीं पर सोर्स का एनालिसिस एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी बात बताता है। एक तरह का पैराडॉक्स है ये। इतिहास ये दिखाता है कि जब भी किसी देश पर बाहर से हमला होता है तो वहां की कट्टरपंथी सरकारें कमजोर नहीं होती, बल्कि वो इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करती हैं। वो राष्ट्रवादी भावना भड़काकर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही बचता है, क्या बाहरी हस्तक्षेप से खतरे सच में खत्म होते हैं, या फिर वो उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को देखकर खुद से पूछना होगा, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।